अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी मर्दान। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात की थी, जो कि हमारे पास था व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर हमने टर्म्स एंड कंसेप्ट्स के बारे में बात की थी कि हमारे पास टर्म्स एंड कंसेप्ट्स क्या क्या है। उसमें हमने एसेट्स और लाइबिलिटी को डिटेल के साथ पढ़ा था। इसके अलावा जो हमारे पास जो रिमेनिंग कंसेप्ट्स है वो हम आज पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेएबल के बारे में, रिसीवेबल के बारे में, ऑनर इक्विटी के बारे में और रेवेन्यू के बारे में कि ये टर्म्स एंड कंसेप्ट्स क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंसेप्ट से, जो कि है पेएबल। इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपके पास हमारी दूसरी वीडियोस आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टर्म से, जो कि है पेएबल। What is payable? Payable हमारे पास क्या चीज़ है? When we purchase anything for business and the amount we have to pay, so it's called payable। मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई ख़रीदारी करते हैं अपने कारोबार में, जैसे कि हमने फर्नीचर ख़रीद लिया या फिर हमने कंप्यूटर ख़रीद लिया या फिर हमने कोई ज़मीन ख़रीद ली, और उसकी जो अमाउंट है, जो सम ऑफ अमाउंट है, जो पैसे हैं वो हमने पे करने हैं। मतलब वो हमारे पास हम पे ऊपर डेट्स रह जाए, कर्जा रह जाए और हमने आगे पे करने हैं, तो वो हमारे पास पेएबल कहलाता है। अच्छा, जो पर्सन इसको पे करेगा, द पर्सन हु पे इज़ अ क्रेडिटर। मतलब अगर मेरा बिजनेस है और मैं इसको पे कर रहा हूँ तो मैं क्रेडिटर हूँ, और जो पर्सन इसको रिसीव करेगा उसे हम डेबिटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दो बंदे हैं ए एंड बी। ए ने अपने बिजनेस के लिए किसी बी से कुछ चीज़ परचेज़ की और उसके कीमत वो बी को पे करेगा, तो ए जो है वो हमारे पास क्रेडिटर होगा और बी जो है वो हमारे पास डेबिटर होगा। अब पेएबल्स के टू टाइप्स है, जिसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट है अकाउंट पेएबल, नंबर सेकंड है नॉट पेएबल। तो अकाउंट पेएबल और नॉट पेएबल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब अकाउंट पेएबल और नॉट पेएबल में अगर आप लोग आसानी से एक मरतबा समझ जाए तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं होगी इसमें। तो चलिए देखते हैं कि अकाउंट पेएबल क्या चीज़ है। सॉरी, पहले मैंने यहाँ पे नॉट पेएबल लिखा हुआ है, तो चलिए पहले नॉट पेएबल देखते हैं। लेट मी चेक इट। ये बार बार हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम कीप द करंट कर लेते हैं ताकि हमारे पास प्रॉब्लम ना आए। ओके, नोट पेएबल आर दोज पेएबल इन विच देयर इज ए रिटन एग्रीमेंट। मतलब नोट पेएबल हमारे पास वो पेएबल होते हैं जिसमें हम एक रिटन एग्रीमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली बॉट ए लैंड एंड ही मेक एन एग्रीमेंट ऑन ए स्टैम्प पेपर दैट ही विल पे द मनी इन 1 मंथ। मिसाल के तौर पर अली ने कुछ ज़मीन ख़रीद ली और उसने किसी स्टाम्प पेपर पर, किसी कागज़ पर, किसी लेटर हेड पर ये लिख के दे दिया इन रिटन फॉर्म के ये ज़मीन के पैसे वो 1 मंथ में ख़त्म करेगा। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड होगा नॉट पेएबल में। ठीक है जनाब। अब अकाउंट पेएबल क्या चीज़ है? अकाउंट पेएबल में हमारे पास ये होता है, पहले डिफिनीशंस कर लेते हैं। आर दोज पेएबल्स इन विच देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, इट इज़ लाइक अ वर्बल। मतलब ये है कि इसमें कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होती। आपने कोई चीज़ ख़रीद ली और आपने उनसे कह दिया कि जी मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, और ये एक वर्बल ही होता है, तो ये हमारे पास कहलाएगा अकाउंट पेएबल। एग्जाम्पल है कि लेट्स सपोज जीशान परचेज ए कंप्यूटर एंड ही टोल्ड द शॉपकीपर that he will pay the money in 15 days without writing any kind of agreement on a stamp paper etc. तो ये हमारे पास अकाउंट पेएबल कहलाएगा। अच्छा, नोट पेएबल और अकाउंट पेएबल में दूसरा फ़र्क क्या होता है? देखें, जब आप नोट पेएबल पे कोई चीज़ ले लेते हैं ना, तो आपको विद इन ड्यू डेट उसको लाजमी ही पे करना है। अगर आप वो पे नहीं करते तो जो डेबिटर होता है, जो रिसीवर होता है, सो ही हैव द राइट टू क्लेम इट ऑन यू। मतलब उसको ये राइट होता है, उसका ये हक होता है कि वो आपके खिलाफ मतलब कोर्ट भी जा सकता है। एक सिंपल सी बात। अकाउंट पेएबल में क्या होता है? अगर अकाउंट पेएबल में आप 2-3 दिन या 1 दिन या फिर इस तरह आगे पीछे हो जाता है
सो वो आपसे मतलब इतनी जल्दी वो क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो ये भी बेसिकली दो चीज़ों की डिफरेंस है। अच्छा, नोट पेबल वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास कुछ एग्रीमेंट्स इस तरह होते हैं जिसमें हमें ये पता होता है कि खुदा ना ख्वास्ता कल इसमें कोई इशू आएगी, ठीक है ना। या फिर कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स है जो, या फिर कुछ ऐसे पेबल्स है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि दोनों पार्टीज बाउंड हो जाए, तो उसमें एक नोट पेबल लाजमी है। अकाउंट पेबल हमारे पास ज़्यादातर वो लोग करते हैं जैसे कि आप लोकल मार्केट से कोई चीज़ उठा लेते या आपके जानने वाले से कोई चीज़ उठा लेते, तो वो अकाउंट पेबल में रिकॉर्ड होती है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको नोट पेबल और अकाउंट पेबल की समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टर्म आता है वो है रिसीवेबल। सो व्हाट इज रिसीवेबल्स? अब देखें, जिस तरह पेबल्स का मतलब होता है कि आपने पे करना है, तो रिसीवेबल का मतलब है कि आपने रिसीव करना है, ठीक है ना। बिजनेस में दोनों चीज़ें होती है, एक आपने कर्ज पर एक चीज़ दे दी, दूसरी आपने कर्ज पर एक चीज़ ले ली। तो जो चीज़ आपने कर्ज पर लोन पर ले ली वो पेबल में आएगी, जो चीज़ आपने कर्ज पर या फिर उधार दे दी तो वो रिसीवेबल में आएगी। सो व्हेन वी सेल समथिंग और वी प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विसेज एंड वी हैव टू रिसीव द मनी फ्रॉम द कस्टमर एंड इट्स नॉट कैश, मतलब ये है कि उसने एट अ टाइम आपको कैश पेमेंट नहीं की और आप उससे कुछ अरसा बाद वो पैसे रिसीव करेंगे, वो अमाउंट रिसीव करेंगे, सो वो हमारे पास जाएगा रिसीवेबल में। रिसीवेबल के भी टू टाइप्स हैं, जिस तरह पेबल के टू टाइप्स थे इस तरह रिसीवेबल के भी टू टाइप्स है। नंबर फर्स्ट अकाउंट रिसीवेबल, नंबर सेकंड नोट रिसीवेबल, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इधर से अंदाज़ा हो चुका होगा कि अकाउंट रिसीवेबल वही होगा जो कि हमारे पास वर्बली हो और नोट रिसीवेबल वही है जो कि हमारे पास रिटन हो। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले नोट रिसीवेबल, सिंपल सी बात, आर दोज रिसीवेबल इन विच देयर इज एन रिटन एग्रीमेंट। मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा लिख दिया क्योंकि इन डिटेल्स मैंने आप लोगों को पेबल में समझा दिया। अच्छा, जिस तरह आप पेबल करते हैं उसी तरह रिसीवेबल भी है। जिस तरह आप पेबल में मैंने आपको बता दिया कि आप पर क्लेम हो सकता है, आप पे वो कोर्ट जा सकता है, तो इस तरह रिसीवेबल में अगर आपके पास नोट रिसीवेबल है तो आप क्लेम कर सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना। और अकाउंट रिसीवेबल में ये होता है कि आपको 1-2 दिन या 3 दिन आपने रुकना पड़ता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, Zeb and company sold computers to organization and there is written agreement between both that organization will pay money on the 1st July। मतलब दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया कि वो 1 जुलाई को उसको पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नॉट रिसीवेबल में आएगा। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल। सो अकाउंट रिसीवेबल आर दोज रिसीवेबल्स इन विच देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, इट इज लाइक अ वर्बल। जिस तरह हमारे पास पेबल था कि वर्बल है, उस तरह अकाउंट रिसीवेबल भी है, ठीक है ना। सो देयर इज नो फर्दर डिस्कशन नीडेड फॉर इट। इसके लिए हम मजीद कुछ बात नहीं करते क्योंकि ये आप लोगों को समझ आ चुका है, ठीक है। पेबल की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टर्म है वो है ऑनर इक्विटी। सॉरी, ये दोबारा रिपीट हो गया, तो वो हमारे पास है ऑनर इक्विटी, ये राइट, ऑनर इक्विटी। टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट वी हैव टू नो दैट ऑनर इक्विटी एंड बिजनेस आर सेपरेट टर्म्स। अच्छा, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है ये बात कि ऑनर इक्विटी और बिजनेस जो है ये दो अलहदा अलहदा चीज़ें हैं, ठीक है ना। ऑनर इक्विटी वो चीज़ होती है जो कि बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है, जो कि एक ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में, ठीक है ना। तो एज अ होल बिजनेस जो होता है वो डिपेंड्स ऑन ओनर इक्विटी तो होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। ओनर इक्विटी आर द फंड्स प्रोवाइडेड टू एनी बिजनेस टू स्टार्ट और रन द बिजनेस। मतलब ओनर इक्विटी जितने भी फंड्स होते हैं जो कि एक बिजनेस को मिलते हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए, तो वो ओनर इक्विटी में आते हैं, ठीक है ना। अब it may be one owner or partners who invested cash or assets to start or run। मतलब ये एक ओनर भी हो सकता है या पार्टनर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को अब बात समझ आ जाएगी। अब देखें, फर्ज करें 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। तो पार्टनर ए और पार्टनर बी की अपनी अपनी एक ओनर इक्विटी होगी, लेकिन बिजनेस जो है वो उन दोनों से अलहदा है, बिजनेस उन दोनों का एक्युमुलेट है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओनर इक्विटी एंड बिजनेस आर सेपरेट थिंग्स, आर सेपरेट टर्म्स।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ऐड की हुई है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ लग जाए. ए पर्सन हैव 100,000 and he started business with 70,000. So this 70,000 is count as owner equity on the business which he can claim. मतलब एक बंदे के पास चाहे 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, जितने भी हो, और उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 से या 70 लाख से, जिससे भी स्टार्ट किया हो, ठीक है ना. तो बिजनेस पे जो क्लेम होगा ओनर इक्विटी का वो वही 70,000 ही होगा. मतलब द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज नॉट क्लेमेबल ऑन द बिजनेस, ठीक है ना. It might be possible that partners invest amount on business, so every partner have the claim on business for his sum of amount invested. अब यहाँ पे ये बात आप लोगों ने समझनी है कि ये भी हो सकता है कि एक बिजनेस एक से ज़्यादा पार्टनर्स का हो, तो उस बिजनेस पे हर एक पार्टनर की अपनी ही अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की हुई है वो क्लेम कर सकता है बिजनेस पे, ठीक है ना. मतलब वो पूरे बिजनेस को क्लेम नहीं कर सकता कि जी ये बिजनेस मेरा है, बल्कि वो उसी सम ऑफ अमाउंट को क्लेम कर सकता है जो कि उसने इन्वेस्ट की हुई हो, राइट. इसके बाद हमारे पास आता है रेवेन्यू. अगर रेवेन्यू को मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये हमारे पास कहलाता है सेल्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना. रेवेन्यू आर द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर्स. मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ कस्टमर को सोल्ड आउट कर ली. फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं कंप्यूटर एक्सेसरीज़ की या मोबाइल एक्सेसरीज़ की या मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं. अब आपके पास एक कस्टमर आ गया, एक मोबाइल है आईफोन, वो आपने 50,000 या 60,000 पे कस्टमर को सेल कर दिया, तो आपकी जो टोटल रेवेन्यू है वो वही 50,000 या 60,000 ही होगी. ये बात यहाँ पे लाजमी याद रखें कि रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है. मतलब रेवेन्यू वो अमाउंट है जो कि आप एक चीज़ सेल कर लेते हैं और आपको मिल जाती है. ये एज अ प्रॉफिट काउंट नहीं होती, ठीक है ना. क्योंकि प्रॉफिट ये तब होगी जब इससे हमारे सारे एक्सपेंसेस निकल जाए, जो उस मोबाइल की एक्चुअल परचेज रेट है, जो आपने जिस रेट पे खरीदा हुआ है, जिस प्राइस पे खरीदा हुआ है, वो भी माइनस हो जाए, एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाए, और तब हमारे पास जो अमाउंट रह जाएगी वो प्रॉफिट होगी, ठीक है ना. तो रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग चीज़ है. या द प्राइस ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर. अब फर्स्ट करें, मैं दोबारा यही एग्जांपल दे देता हूँ कि आपकी एक मोबाइल शॉप है और आपने एक मोबाइल रिपेयर कर दिया, तो जो रिपेयरिंग आपने की और उसके बदले उसने आपको 1,000-1,500 रुपये या जितने भी दे दिए, वो आपकी रेवेन्यू होगी. यहाँ फिर से ये बात एडअप कर लेता हूँ कि वो 1,000-1,500 रुपये रेवेन्यू होगी, वो आपकी प्रॉफिट नहीं होगी. क्योंकि आपने जो मोबाइल रिपेयर किया है ऑब्वियसली उस पर कुछ एक्सपेंडिचर्स हुए होंगे, तो जब वो एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएंगे तभी वो आपके पास प्रॉफिट कहलाएगी, ठीक है ना जी. टू काइंड्स ऑफ रेवेन्यूज आर देयर. नंबर फर्स्ट जो है वो सेल है. इफ अली सेल ए लैपटॉप ऑन 20,000, सो दिस 20,000 इज द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस बाय अली. इस तरह मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे मैंने एक लैपटॉप का एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है ना. और सर्विसेज का एग्जांपल इस तरह है कि लेट्स सेज दैट अली रिपेयर ए लैपटॉप ऑन 500, सो दिस इज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अली. He did not sell anything but do work on which is also a revenue. मतलब उसने कोई चीज़ सेल नहीं की, लेकिन उसने काम किया, उसने सर्विसेज प्रोवाइड की, उसने खिदमात प्रोवाइड किए जो कि ऑलरेडी हमारे पास रेवेन्यू में आते हैं. इससे पहले मैंने आपको ये इन डिटेल समझा दिया कि रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग चीज़ है, और ये एक साथ काउंट नहीं होते, बल्कि प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू से निकलता है, ठीक है ना. इसके बाद हमारे पास ये आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट था, क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग साइकिल शुरू करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे. उसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ये पढ़ेंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी किस तरह इक्वलिटी में आते हैं, ठीक है ना. और उसके साथ साथ हम डेबिट क्रेडिट रूल्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मतलब अगर आप लोग डेबिट क्रेडिट रूल्स को समझ जाए तो मेरे ख्याल से आपने 30 to 40% ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है उसको समझ लिया है. क्योंकि अगर आप ये लोग ये समझते हैं कि कौन सी चीज़ कब डेबिट होगी और कौन सी चीज़ कब क्रेडिट होगी, तो इट मीन्स आपको समझ लग चुकी है इस बात की. थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए. अच्छा,
यहाँ पे अगर फ्री कोचिंग क्लासेस मर्दान में कोई लेना चाहता है तो स्टूडेंट हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं ऐड कर लूँगा डिस्क्रिप्शन में भी, और वो फेसबुक के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नेक्स्ट लेसन जल्दी अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे ये बात ऐड कर दूँ, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि सर आप कब लेसन अपलोड करते हैं, तो ये मैं आपको बता दूँ कि हर लेसन के दरमियान 2 दिन का गैप मैं रखता हूँ ताकि आप पिछले लेसन को सही तरीके से समझ सकें और हम आगे लेसन पे उसी के बेस पे काम कर सकें, ठीक है ना। जो बंदे मतलब मर्दान में जो स्टूडेंट्स हुए और वो कोचिंग क्लासेस करना चाहते हैं फ्री कोचिंग क्लासेस के लिए, तो वो इस नंबर पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हम उनको डिटेल्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।